हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। और इस वीडियो में मैं आपको क्या बताने वाली हूँ, आई गेस यू कैन आल्सो रीड द टाइटल, मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल इक्वेशंस फॉर बोर्ड एग्जाम्स 2024-2025। तो ये बहुत बच्चों का डाउट था कि मैम हमें ये नहीं पता कौन सी इक्वेशंस पढ़ें, इतनी सारी इक्वेशंस हैं, कौन सी इक्वेशंस हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये फाइल जो है बेटा, इसमें सारी इंपॉर्टेंट केमिकल इक्वेशंस मैं एक बार आपसे डिस्कस करूंगी। ऑल्सो टू गेट दिस फाइल प्लीज ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। उसको अगर आप ज्वाइन कर लेते हो तो आपको कहीं घूमना नहीं पड़ेगा बेटा, ये आपको ना एज इट इज ये पूरी फाइल मिल जाएगी विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल इक्वेशंस। ठीक है। ऑल्सो इफ यू गाइस डोंट नो मी, आई एम योर केमिस्ट्री टीचर एट इन्फिनिटी लर्न एंड माय नेम इज सुष्मिता शर्मा। सो स्टे ट्यून्ड। और एक और इंपॉर्टेंट अपडेट, 19th of February को आपका बेटा केमिस्ट्री का मैराथन सेशन है, विच विल बी एट 3 PM। ठीक है, 3 PM पे होगा। उसमें आपको डेफिनेटली आई एम गिविंग यू द एंटायर सिलेबस का डिटेल्ड रिवीजन अलोंग विद कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चंस फ्रॉम ईच चैप्टर। तो ये दिन बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। 20th को एनी हाउ आपका एग्जाम है, आपको अगर कोई डाउट्स हो तो आप वो भी पूछ सकते हो। तो मेक श्योर आप इस सेशन में जरूर आ रहे हैं। ठीक है, 19th of February 3 PM केमिस्ट्री का मैराथन सेशन है। बाकी 17th और 18th के आपके फिजिक्स और बायो के मैराथन सेशंस है, तो वो भी मिस नहीं करने हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल इक्वेशंस। पहली इक्वेशन देखो, इसको मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट में क्यों काउंट कर रही हूँ। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन बाय CBSE। आपका पहली इक्वेशन जो आपको दिखती है वो यही है। ठीक है, इसमें ये क्वेश्चन आजकल उस तरीके से आ जाता है कि कौन सा टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है ये, क्या ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या नहीं है। उसके अलावा इस इक्वेशन को मैं इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दूंगी, ये मैंने सिर्फ इसीलिए इसको फाइल में रखा है टू डिस्कस कि इस टाइप के क्वेश्चन से, इक्वेशन से क्या क्वेश्चन आ सकता है। वैसे दिस इज द मोस्ट इजी इक्वेशन, इफ यू कैन गेट दिस इन एग्जाम, ये तो फ्री के मार्क्स हो जाएंगे, है ना। नेक्स्ट, अब ये है बेटा CBSE की फेवरेट इक्वेशन, मेटल का रिएक्शन एसिड से। इसमें जिंक का HCl से रिएक्शन भी सिमिलर है और जिंक का H2SO4 से भी रिएक्शन सिमिलर है। ये पिक्चर थोड़ी सी ब्लैक हो गई है, बट यस ये फेवरेट इक्वेशन है बेटा CBSE की। ऐसे एक टेस्ट ट्यूब में आपका जो है एसिड होता है, उसके अंदर आपने मेटल डाला, यहाँ से एक डिलीवरी ट्यूब जाएगी जो कि जाएगी सोप सॉल्यूशन में से, जहां से आप फिर अपनी हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करवाएंगे एंड व्हेन इट कम्स आउट तो ये इट बर्न्स विद अ पॉप साउंड। फेवरेट इक्वेशन ऑफ CBSE। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में 1 मार्क में आई एम एक्सपेक्टिंग दिस इन सेक्शन A। ठीक है, आएगी ही आएगी, ऐसी मुझे उम्मीद है। नेक्स्ट, अब ये इक्वेशन अनदर फेवरेट इक्वेशन ऑफ CBSE बिकॉज इसमें बनता है येलो कलर का प्रेसिपिटेट, राइट। ये तो होनी ही चाहिए टॉप 10 में। सो बेसिकली यहाँ होता क्या है कि आपका लेड नाइट्रेट है विच इज एन एक्वस सॉल्यूशन, क्लियर सॉल्यूशन होता है बेटा, एकदम क्लियर। देखो दोनों सॉल्यूशंस मिक्स करने से पहले जो है इनका कोई कलर नहीं है, कोई इसमें सॉलिड रेजिड्यू नहीं है। तो लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड दोनों ही एक्वस सॉल्यूशंस हैं। टेलिंग यू अगेन, जब भी एग्जाम में इक्वेशन लिखोगे स्टेट्स के साथ लिख कर आना, बिकॉज यहाँ लिखी हुई है तो मैं वहां पर दोबारा नहीं लिख रही हूँ। एज अ रिजल्ट एक तो पोटेशियम नाइट्रेट बनेगा। ध्यान रखना पोटेशियम और सोडियम के सॉल्ट्स मेजरली वाटर सॉल्युबल ही होते हैं, तो इनके आगे एक्वा से लिखना है। सेकेंड प्रोडक्ट ड्यू टू दिस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज लेड आयोडाइड विच इज अ येलो कलर्ड सॉलिड विच इज इनसॉल्युबल इन द रिएक्शन मिक्सचर। तो ये इस तरीके से फॉर्म होता जाएगा, जहां जहां ये दोनों मिक्स होंगे कंपाउंड्स, ये आपके रिएक्टेंट्स जहां जहां मिक्स होंगे वहां पे येलो कंपाउंड बनता जाएगा और विद टाइम ये सेटल डाउन कर जाएगा। येलो कलर्ड प्रेसिपिटेट नाम है लेड आयोडाइड। लेड आयोडाइड, इस रिएक्शन का अगर तुमसे टाइप पूछ लिया जाए तो 2 आयनिक कंपाउंड्स हैं, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस है, तो ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है बेटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अनदर फेवरेट इक्वेशन ऑफ CBSE। अभी सब पे स्टार लगाना पड़ जाएगा ऐसे तो, बिकॉज ये है सारी इंपॉर्टेंट। इसकी पिक्चर के साथ ही क्वेश्चन बहुत बार आता है। क्या क्वेश्चन है कि व्हेन वाटर इज एडेड टू क्विक लाइम तो रिएक्शन किस टाइप की है। पहली बात तो देखो, क्विक लाइम होता है CaO, तुम्हें CaOH ट्वाइस और CaCO3 इनके तीनों के कॉमन नेम्स पता होने चाहिए। CaO को लाइम या क्विक लाइम कहा जाता है। ठीक है, व्हाइट वॉश वाला क्वेश्चन जब आता है उसमें ये दोनों हो सकते हैं बेटा। ठीक है, CaO भी हो सकता है, CaOH ट्वाइस भी हो सकता है। CaOH ट्वाइस को लाइम वाटर या स्लेक्ड लाइम कहा जाता है। देन कैल्शियम कार्बोनेट को कहा जाता है लाइमस्टोन। देन उसके अलावा इसको कहा जाता है मार्बल चिप्स, क्रश्ड एग शेल्स,
ये 3 नाम भी तुम्हें अगर पता होंगे तो भी काफी है, कॉमन नेम्स पता होने चाहिए ताकि आप एग्जाम में आइडेंटिफाई कर पाओ। तो जब क्विक लाइम में, लाइम या क्विक लाइम में अगर आप पानी ऐड करते हो तो स्लेक्ड लाइम बन जाता है या लाइम वाटर बन जाता है, एंड दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। तो एज अ रिजल्ट हीट एनर्जी रिलीज होती है। तो इसीलिए बीकर पे हाथ दिखाया हुआ है कि हाथ से हमें पता चल रहा है कि टेम्परेचर जो है वो बढ़ गया है रिएक्शन मिक्सचर का। ठीक है, नाउ डिकम्पोजिशन ऑफ लाइमस्टोन, ये रिएक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज इसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है बेटा। ठीक है, और ये दिस इज ऑल्सो अ कैल्सिनेशन रिएक्शन भी है ना, कैल्सिनेशन भी तो यही होता है। तो इसलिए ये रिएक्शन बिकॉज 2 जगह है, 2 चीजें हैं इसके अंदर, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। सिंपल है, इसको हीट करेंगे आपको कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा। फाइन, नाउ नेक्स्ट, आयरन का रिएक्शन स्टीम के साथ ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? आई विल एक्सप्लेन। पहली बात तो बैलेंसिंग की वजह से, ठीक है, बैलेंसिंग। दूसरी बात, मेटल्स का रिएक्शन जो पानी वाला पोर्शन है, आयरन ओनली रिएक्ट्स विद स्टीम, डज नॉट रिएक्ट विद वाटर, ये इसमें इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। थर्डली, इसमें जो ऑक्साइड बन रहा है इट इज Fe3O4 विच इज द मिक्स्ड ऑक्साइड, जो कि है FeO और Fe2O3 का मिक्सचर। ये एक एक्चुअल कंपाउंड नहीं होता, ये इन दोनों को जब कंबाइंड लिखना हो तो इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, डायग्राम इस टाइप का आएगा, इसीलिए मैं दिखा रही हूँ। यहाँ पे आपने मेटल को रखा, अपने आयरन को, और यहाँ पे एक कॉटन बॉल रखी गई या वूल रखा गया जो कि वाटर सोक्ड है। तो जब आप हीट करोगे तो यहाँ से वाटर का स्टीम बनेगा, स्टीम यहाँ कलेक्ट होगा, स्टीम का रिएक्शन फिर आयरन के साथ होगा टू गिव यू Fe3O4। इसकी बैलेंसिंग, आयरन का रिएक्शन सिर्फ स्टीम के साथ होता है, वो इंपॉर्टेंट है। तीसरा कि इसमें ऑक्साइड कौन सा बन रहा है। ठीक है, दैट इज वाई दिस रिएक्शन बिकम्स इंपॉर्टेंट। ये बैलेंसिंग में पहले आ चुकी है एग्जाम में बहुत बार, और इसकी जो स्टेट्स है बेटा वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में एक बार सीबीएसई ने दिया है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट केमिकल इक्वेशन फॉर दिस केमिकल चेंज। तो अगर पता ही नहीं होगा स्टेट आपको तो आप कैसे चूज करेंगे, ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाउ डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट, अब इसमें ना मुझे क्या इंपॉर्टेंट लगता है मैं वो समझाती हूँ। पहली बात तो थर्मल डिकम्पोजिशन है, प्लस इट्स अ 2 स्टेप रिएक्शन। पहले स्टेप में क्या है, अगर आपने क्रिस्टल्स लिए हैं FeSO4.7H2O को अगर आपने लिया है तो उसको हीट करने पे आपको पहले मिलेगा फेरस सल्फेट। ठीक है, ये वाटर जो है वो रिमूव हो जाएगा। अगर रिएक्शन क्रिस्टल से स्टार्ट हो रही है तो वो ग्रीन कलर के क्रिस्टल्स ये होते हैं बेटा। ठीक है, जब ये वाटर रिमूव हो जाएगा, जब एनहाइड्रस फेरस सल्फेट बचेगा तो ये व्हाइट कलर का होता है। अब ये रिएक्शन देखो यहाँ जो लिखी है वो FeSO4 से स्टार्ट हो रही है, इसका मतलब इनिशियल जो आपका कंपाउंड है वो व्हाइट है। एज अ रिजल्ट बनेगा आपका Fe2O3 विच इज रेडिश ब्राउन, और 2 गैसेस रिलीज होंगी SO2 एंड SO3। द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ इज अ टॉक्सिक कॉम्बिनेशन। इस टेस्ट ट्यूब को अपने फेस दूसरी साइड करके करना चाहिए। तो कलर चेंज इंपॉर्टेंट हो जाता है इसमें, बाकी तो ठीक है। इस इक्वेशन को वैसे ज्यादा मैं उम्मीद नहीं कर रही हूँ एग्जाम में, बट आई स्टिल थॉट कि इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशंस। हाँ, ये ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, लेड नाइट्रेट की सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन, दैट इज थर्मल डिकम्पोजिशन। अब होता क्या है, PbNO3 ट्वाइस, इट्स अ व्हाइट कलर्ड सॉल्ट। ठीक है, ये एक व्हाइट कलर का सॉल्ट होता है बेटा। अगर इसको आप हीट कर देते हैं तो आपको 3 चीजें मिलती है, लेड मोनोऑक्साइड विच इज अ येलो कलर्ड सॉलिड। तो पहली बात तो कलर चेंज आपको यहीं पे दिख गया। दूसरा, ऑक्सीजन गैस मिलेगी। तीसरा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है विच इज रिलीज्ड एज ब्राउन फ्यूम्स। ये जो ब्राउन फ्यूम्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के हैं, विच मेक्स दिस इक्वेशन डिस्टिंक्टिव। ये इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है बेटा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ब्राउन फ्यूम्स की फॉर्म में रिलीज होगी। फ्यूम्स होती है डेंस सी गैस की, एकदम से कुछ भारी से वेपर्स निकल के आए जिनका अपना कुछ अलग कलर भी है। तो NO2 becomes important that way from exam point of view. Now, electrolysis of water, ये इंपॉर्टेंट किस तरीके से मैं आपको वो समझाती हूँ। इक्वेशन तो बड़ी आसान है, इस पे क्वेश्चन ये आता है कि जब ये होता है डिसोसिएशन तो कैथोड पर जो गैस रिलीज हो रही है उसका अमाउंट डबल होता है एज कंपेयर टू द गैस रिलीज्ड एट द एनोड। ये कैथोड है, ये एनोड है। तो होता क्या है, ऑब्वियसली कैथोड पे हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, हाइड्रोजन का जो अमाउंट है बेटा वो आपको इक्वेशन से भी समझ में आ रहा है कि डबल रिलीज होता है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। तो ये इस हिसाब से इंपॉर्टेंट हो जाती है, जो कैथोड पे गैस रिलीज हुई, इतनी गैस इकट्ठी हुई, वो डबल होती है एज कंपेयर टू द गैस कलेक्टेड ऑन एनोड। ये डिफरेंस है, ठीक है। Now photolytic decomposition of AgCl, another very important equation from exam point of view, बहुत ही आसान है।
AgCl ध्यान रखना व्हाइट कलर का होता है। अगर यहीं पे आपकी इक्वेशन में AgBr होता, AgBr इज अ येलो कलर्ड सॉलिड, ठीक है। AgI भी येलो कलर का है, AgBr भी येलो कलर का है, दोनों लिख लो। AgI और AgBr येलो कलर के होते हैं, AgCl व्हाइट कलर का होता है। जब आप इसको रखेंगे धूप में, ऐसे धूप में आपने रखा तो ये टूट जाएगा उस एनर्जी की वजह से, रेडिएशन की एनर्जी की वजह से, टू गिव यू सिल्वर मेटल एंड क्लोरीन गैस। तो ये कलर चेंज भी होता है इसमें, वो भी आपके लिए जरूरी है बेटा, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। नाउ रिएक्शन ऑफ जिंक विद कॉपर सल्फेट, रिएक्शन ऑफ आयरन विद कॉपर सल्फेट, ये दोनों रिएक्शंस बेसिकली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस जितनी भी हैं, और जितनी भी तो कितनी नहीं है, बेसिकली 3 ही मेटल्स हैं तुम्हारे, आपका जिंक और आपका कॉपर और आयरन लगा लो, इन 3 में ही खेलती रहती है CBSE, ठीक है। या तो जिंक का रिएक्शन कॉपर सल्फेट से पूछ लेगी, या आपका आयरन का रिएक्शन कॉपर सल्फेट से पूछ लिया जाएगा। ये दोनों इक्वेशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं बेटा, रिएक्टिविटी बेस्ड हैं एंड प्रॉपर कलर चेंजेस हैं। तो इस पे जो स्टेटमेंट आती है वो ये आती है कि जिंक को जब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में रखा जाता है तो क्या होगा। तो ऑब्जर्वेशंस में जो करेक्ट आंसर है वो ये है कि द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट फेड्स अवे, क्योंकि जिंक सल्फेट फॉर्म होगा एज अ रिजल्ट ऑफ दिस रिएक्शन। जिंक बीइंग मोर रिएक्टिव देन कॉपर, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा तो जिंक सल्फेट बन जाएगा, विच इज अ कलरलेस सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन कलरलेस है और कॉपर फॉर्म होगा, तो बिकॉज इट इज कलरलेस, इस वजह से ब्लू कलर ऑफ द सॉल्यूशन फेड्स अवे, सिंपल। नेक्स्ट इज रिएक्शन ऑफ जिंक विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्यों इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि जिंक एक एम्फोटेरिक मेटल है। जिंक को टेक्निकली बेस से रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है, बट ये करता है, ठीक है। अब बिकॉज जिंक इज लेस रिएक्टिव देन सोडियम, ये सोडियम को तो नहीं हिला सकता है यहाँ से, लेकिन हाइड्रोजन को जरूर हिला सकता है, राइट। तो यही करेगा, ये हाइड्रोजन को यहाँ से हटा देगा, तो Na2ZnO2 बनेगा, सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट, और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। तो क्वेश्चन इस हाइड्रोजन गैस पे आता है कि एक मेटल है, उसको अल्कली के सॉल्यूशन में डाला गया तो एक गैस रिलीज हुई दैट बर्न्स विद अ पॉप साउंड। तो मेटल को अल्कली में डाला गया, अब ये मेटल या तो एल्यूमिनियम हो सकता है या जिंक हो सकता है। उस हिसाब से इन अ केस स्टडी क्वेश्चन मेटल को आइडेंटिफाई करने के लिए ये इक्वेशन आ सकती है, अलग से पूछे जाने का चांस नहीं है, लेकिन एक केस स्टडी क्वेश्चन का पार्ट इसको हम मान सकते हैं कि आ सकता है। ओके, नाउ लिटमस कलर वेरिएशंस, अब टेक्निकली वैसे केमिकल रिएक्शन है, बट हाँ इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स, बड़ा ही जरूरी बेटा। मान लो यहाँ पे क्या क्या लिया गया, कैल्शियम कार्बोनेट और HCl। कैल्शियम कार्बोनेट है विच इज अ बेसिक सॉल्ट, और इसका रिएक्शन हम HCl से करा रहे हैं। एक एसिड बेस रिएक्शन ही है, ये एसिड है, ये बेस है, तो सॉल्ट और वाटर तो बनेगा ही। सॉल्ट क्या बनेगा, सॉल्ट विल बी कैल्शियम क्लोराइड, वाटर H2O। एक तीसरा प्रोडक्ट आएगा दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस, बिकॉज रिएक्शन में मेटल कार्बोनेट था, अगर कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट है रिएक्टेंट की साइड पर तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। इस पे सवाल बनता है, ठीक है। हो सकता है ऐसा सेटअप ही आ जाए, आपसे पूछा जाए कि बताओ कौन सी गैस रिलीज हो रही है, तो आपको रिएक्टेंट्स पे ध्यान देना है। HCl है और कैल्शियम कार्बोनेट है, तो जो गैस रिलीज होगी, आपने टेस्ट ट्यूब बी में इसको पास कराया, वैसे यहां भी हिंट दिया हुआ है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन है, तो इसके टेस्ट में भी क्वेश्चन आ सकता है कि हाँ भाई इसका हाउ डू वी आइडेंटिफाई कार्बन डाइऑक्साइड गैस। वी आइडेंटिफाई दिस गैस बाय पासिंग दिस गैस थ्रू लाइम वाटर सॉल्यूशन which will ultimately turn milky because of the formation of calcium carbonate, ठीक है। नाउ अच्छा ये ना केमिकल इक्वेशन नहीं है, बट ये इंपॉर्टेंट है, और ये इसकी ना पिक्चर इंपॉर्टेंट है बेसिकली, इसलिए मैंने इसको इन्वॉल्व किया है इस पूरे सीरीज में, कि एथेनॉल और ग्लूकोज इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, ठीक है। एथेनॉल एंड ग्लूकोज सॉल्यूशंस को अगर आप सॉल्यूशन में ऐसे सर्किट में फिट करके रखेंगे, बल्ब लगाएंगे तो बल्ब ग्लो नहीं होगा, बिकॉज दे डू नॉट डिसोसिएट इनटू आयंस। लेकिन HCl जो है वो या सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे तो वो आयंस प्रोड्यूस करता है, तो बल्ब विल स्टार्ट ग्लोइंग। इसकी पिक्चर इंपॉर्टेंट है। नाउ ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ ये कभी कभी केस स्टडी में आ जाता है, विच आई स्टिल डोंट अंडरस्टैंड कि क्यों इंपॉर्टेंट है। CuSO4.5H2O, ब्लू कलर के क्रिस्टल्स होते हैं ये, ठीक है। इनको जब मैं हीट करूंगी तो ऑब्वियस सी बात है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है वो रिमूव हो जाएगा, और एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट बनेगा विच इज अ व्हाइट कलर्ड सॉलिड।
इस तरीके का चेंज होता है। तो ये केस स्टडी में आ जाता है। कॉपर पे ना देखो कई तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं, कॉपर खुद पे, कॉपर के ऑक्साइड पर, कॉपर के सल्फेट पर, कॉपर के हाइड्रेटेड क्रिस्टल्स पर, कॉपर सल्फेट के, ये काफी सारे कॉपर के पास बहुत कंटेंट है जिसमें आप पेपर में देख सकते हैं। ठीक है, नाउ अब चैप्टर 3 में, अच्छा एक और इक्वेशन यहाँ पे नहीं लिखी है, वो मैं अलग से मेंशन कर रही हूँ, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जो सारी इक्वेशंस आपकी सॉल्ट्स की सिंथेसिस की हैं, सॉल्ट्स सिंथेसिस, तो मैं वो सारी बारी बारी यहाँ लिख रही हूँ। फर्स्ट इज द क्लोरल्कली प्रोसेस, NaCl एक्वस प्लस वाटर, इसका जब आप इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो आपको NaOH, H2 और Cl2 मिलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, सेकेंड आपका बेकिंग सोडा का सिंथेसिस, NaCl, वाटर, अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड, इन चारों से मिलकर आपके दो प्रोडक्ट्स बनते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट एंड अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, अब आपको वॉशिंग सोडा में कैसे जाना है। थर्ड, सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट कीजिए, आपको मिलेगा सोडा ऐश, Na2CO3, H2O एंड CO2। ये वैसे भी इंपॉर्टेंट है बेकिंग सोडा पॉइंट ऑफ व्यू से कि बेकिंग सोडा को अकेले क्यों नहीं यूज किया जाता, बिकॉज सोडा ऐश बन जाता है। बेकिंग पाउडर यूज करते हैं जिसमें टार्टरिक एसिड भी होता है। अब इसको जब मैं रिक्रिस्टलाइज कर दूंगी तो मुझे वॉशिंग सोडा मिल जाएगा, गिव्स मी Na2CO3.10H2O। ये सारी इंपॉर्टेंट है बेटा, सारी, एक भी कम इंपॉर्टेंट मत मान लेना इसमें से। उसके बाद ऊपर लिख रही हूं मैं यहां पर, फोर्थ इस ब्लीचिंग पाउडर का सिंथेसिस, ड्राई स्लेक्ड लाइम लेना है, ड्राई, सॉलिड अलग से मेंशन कर रही हूं मैं, इस पे क्लोरीन गैस पास करानी है जिससे कि आपको मिलेगा CaOCl2 सॉलिड और वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा। ठीक है, फिफ्थ आपका जिप्सम से POP बनाने का इक्वेशन, इसको हीट करोगे आपको POP मिलेगा, CaSO4.12H2O एंड 3/2 वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा। ये पांचों इक्वेशंस इंपॉर्टेंट है। बेसिकली क्या है, इनमें से कोई भी आ सकती है, ज्यादा चांसेस इन दोनों के हैं, फर्स्ट सेकंड के और फोर्थ के। ये तीन, मतलब आपका क्लोरल्कली प्रोसेस, सॉल्वे प्रोसेस जिसमें बेकिंग सोडा बनता है, और ब्लीचिंग पाउडर का सिंथेसिस, ये तीन इक्वेशंस इंपॉर्टेंस रखती हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रॉम चैप्टर 2। ठीक है जी, इजी। चलिए, फिर आपका आता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, वो भी मतलब इक्वेशन तो नहीं है बट हाँ एक केमिकल कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पर बाय इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स इंपॉर्टेंस रखते हैं। जैसे कि मान लो मुझे कह दे कोई कि सोडियम ऑक्साइड का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या लिखोगे, ये CBSE के सैंपल पेपर में है, तो इसमें दो तो सोडियम आयंस है भाई, है ना। सिंपल हुआ ये कि दो सोडियम थे, उन्होंने अपना एक एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे दिया है, राइट। उसके पास 6 थे तो एक इसने दे दिया, एक इसने दे दिया, जैसे कि दो सोडियम आयंस क्रिएट हो गए और एक ऑक्साइड एनायन क्रिएट हुआ है विद अ कंप्लीट ऑक्टेट नाउ, जिस पे चार्ज है -2। तो ये ऑप्शन जहां आपको दिखे वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये आ रहा है पेपर में एज अ 1 मार्क क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट, रिएक्शन ऑफ पोटेशियम एंड सोडियम विद एयर विद वाटर। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इक्वेशंस तो चलो इजी है इनकी, लेकिन हाँ अब आजकल हम केस स्टडी क्वेश्चन से डील कर रहे हैं, तो मेटल को आइडेंटिफाई करते टाइम हमारे पास जितना डेटा होगा उस हिसाब से मेटल को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, और वो डेटा हमें तभी फायदा कर पाएगा जब हमें वो पता हो। जैसे अब पोटेशियम को एयर में छोड़ोगे तो एकदम बर्न करता है विद अ क्रिम्सन फ्लेम, अगर सोडियम को हवा में छोड़ दोगे तो गोल्डन फ्लेम के साथ बर्न करेगा। इवन ये डिटेल्स भी एग्जाम में हेल्प कर जाती हैं। ठीक है, एयर के साथ, अगर वाटर के साथ होगा तो अलग अलग आपको दिखाई देंगी। बेसिकली पोटेशियम का वैसे लाइलैक कलर भी आता है कभी कभी। वाटर के साथ भी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, तुम्हें पता होनी। डिस्प्लेसमेंट जितनी भी हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सारी इंपॉर्टेंट है। और एक रिडॉक्स में एक इंपॉर्टेंट हो जाती है, रिडॉक्स में है CuO प्लस H2 दैट गिव्स यू Cu एंड H2O। ये रिएक्शन भी सरप्राइजिंगली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी जितनी भी आपकी वो रिएक्शंस है बेटा जिसमें एनोड या कैथोड पे कुछ रिलीज हो रहा है, उनमें क्या कहाँ रिलीज हो रहा है ये भी पूछा जाता है। ठीक है, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाउ कार्बन कंपाउंड से कौन सी इंपॉर्टेंट है, ये सारी मैं आपको अभी बता देती हूँ। पहला कंबस्शन में इतना देखो ऑनेस्टली नहीं उम्मीद है मुझे, ये एक जनरल हिंट के तौर पे आ सकता है केस स्टडी क्वेश्चन का पार्ट होके, लेकिन वैसे मुझे ज्यादा उम्मीद नहीं है इससे बहुत ज्यादा है।
एथेनॉल का बेसिकली जो आता है वो है एथेनॉल, एथेनॉल का ऑक्सीडेशन इनटू एथेनोइक एसिड विद द हेल्प ऑफ अल्कलाइन KMnO4। ये मुझे उम्मीद है भाई पेपर में आने की, दिस आई एम एक्सपेक्टिंग। ठीक है, बेसिकली क्या होता है, आपने एथेनॉल लिया CH3CH2OH, इसको आपने हीट किया इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कलाइन KMnO4, तो 2 हाइड्रोजन रिमूव होंगे और 1 ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा प्रोड्यूसिंग एसिटिक एसिड। ये एग्जाम में उम्मीद है आने की। एज अ जैसे आपने अगर सैंपल पेपर देखा हो तो 5 इक्वेशंस थी एक ही क्वेश्चन में, उसका पार्ट बन के ये आ सकता है। ठीक है, वो मुझे पक्की उम्मीद है आने की। नाउ एडिशन रिएक्शन, एडिशन में क्या होता है भाई, ये अनदर वेरी इंपॉर्टेंट हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल वाला जो पोर्शन है वो इंपॉर्टेंट है। इथीन अंडरगोज एडिशन रिएक्शन विद हाइड्रोजन टू फॉर्म इथेन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल और पैलेडियम कैटलिस्ट। ये होता है, इथीन लिया तुमने, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल लिया, निकल कैटलिस्ट लिया, 150 डिग्रीज पे हीट किया, तो दोनों कार्बन पे ये एक हाइड्रोजन जाके जुड़ जाएंगे, तो एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दैट इज इथेन विल बी फॉर्म्ड। वेरी इंपॉर्टेंट, एडिशन रिएक्शन ओनली हैपेंस विद अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, दिमाग में रखना, ये बात भूलना नहीं। ठीक है, और यही आपका हाइड्रोजनेशन इज यूज्ड टू कन्वर्ट अनसैचुरेटेड ऑयल एंड फैट्स टू सैचुरेटेड ऑयल एंड फैट्स, और यू कैन से वनस्पति घी। ये आ जाता है एग्जाम में एज इट इज। ओके, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सब्स्टिट्यूशन का एक ही है तुम्हारे सिलेबस में, विच इज दिस, जिसका आपके सिलेबस में है नहीं वैसे, मतलब ये इसका मैकेनिज्म सिलेबस में नहीं है। सिंपली आपको ये पता होना चाहिए, मीथेन गैस अगर आप लेते हैं और आप उस क्लोरीन गैस का इन दोनों को मिक्स कर दोगे अगर सनलाइट की प्रेजेंस में, तो CH3Cl, एक क्लोरीन रिप्लेस कर देगा एक हाइड्रोजन को, CH3Cl एंड HCl विल बी फॉर्म्ड। बस यही एक ही है सब्स्टिट्यूशन में जो इंपॉर्टेंट है। नाउ एथेनॉल एथेनोइक एसिड की इक्वेशंस जितनी भी तुम्हें दिख जाएं सारी जरूरी हैं। पहला, एथेनॉल में, ये मैंने डिटेल में 1 शॉट में भी कराया है, एथेनॉल में अगर आप सोडियम मेटल डाल दोगे तो सोडियम इस वाले हाइड्रोजन को जो है हटा देगा कंपाउंड में से। ठीक है, हटाएगा, वहां पे जाके खुद जुड़ जाएगा, तो CH3CH2ONA, ये एक अब आयनिक कंपाउंड हो गया है, CH3CH2O- और Na+। ये जो एनायन है बेटा, इसको इथॉक्साइड कहा जाता है, इसलिए इस कंपाउंड का नाम है सोडियम इथॉक्साइड। एक ही ऑक्सीजन है इसमें जिसमें नेगेटिव चार्ज है, और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन इन माई आईज, कि अगर आप एथेनॉल ले रहे हो और उसका अगर आप डिहाइड्रेशन करना चाहो, डिहाइड्रेशन दैट इज रिमूवल ऑफ अ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम एथेनॉल, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में इसको हीट करो, इस कार्बन से OH निकलेगा, इस कार्बन से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, तो तुम्हें इथीन मिलेगा, एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मिलेगा विद द सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, और वाटर मॉलिक्यूल जो है वो ले जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है जी, आसान। नाउ एथेनोइक एसिड की रिएक्शंस में एक तो ये इंपॉर्टेंट एस्टेरिफिकेशन आ गया भाई, जितने इस पे स्टार लगा सको लगा लेना। एस्टेरिफिकेशन आएगा ही आएगा पेपर में, मतलब एज अ हिंट आ सकता है, हो सकता है एग्जैक्टली ना पूछा जाए, चॉइस में दिया गया हो कि ये भी अटेम्प्ट कर सकते हो, बट आएगा तो सही, दिखेगा ये तुम्हें एग्जाम में। सो एथेनोइक एसिड प्लस एथेनॉल गिविंग यू इथाइल इथेनोएट एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड वार्मिंग। एस्टेरिफिकेशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बाकी मैं कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चंस कराऊंगी मैराथन सेशन में, तो वो जरूर देख लीजिएगा, उसमें सारे क्वेश्चंस विद लैंग्वेज में कराऊंगी। नाउ सपोनिफिकेशन एस्टर की ही रिएक्शन है, ठीक है। ये अच्छा यहाँ पे दूसरे तरीके से दी गई है, ठीक है, हाँ ये दिया हुआ देखो, एस्टर है तुम्हारा इथाइल इथेनोएट, इसका आप रिएक्शन अब NaOH से कराओ, एस्टर का रिएक्शन एक बेस से, तो यहाँ से ये एस्टर जहाँ से जुड़ा था वहीं से टूटेगा, ये एसीटेट कंबाइन करेगा सोडियम आयन से और इथाइल कंबाइन करेगा हाइड्रोक्सिल ग्रुप से, तो आपको पेरेंट अल्कोहल वापस मिल गया एथेनॉल, और जो पेरेंट एसिड था दैट वाज एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड का सोडियम सॉल्ट मिला है आपको, विच इज बेसिकली अ सोप, इसलिए इस रिएक्शन को सपोनिफिकेशन रिएक्शन भी कहा जाता है। टेक्निकली दिस इज अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस, अल्कलाइन के साथ आप इसका रिएक्शन करा रहे हो, अल्कली के साथ होगा तो आपको ये प्रोडक्ट्स मिलेंगे, वन ऑफ देम इज अ सोप, नाम इसका इंपॉर्टेंट है, सोडियम इथेनोएट इज द IUPAC नेम, सोडियम एसीटेट इज द कॉमन नेम,
ठीक है। बाकी तो आपकी जो और रिएक्शंस हैं ये सेम वही एसिड का रिएक्शन कार्बोनेट से या बाइकार्बोनेट से उसी तरीके से रिएक्शन होगा। सॉल्ट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा एसिडिक एसिड के साथ भी। ओके, so these were your most important chemical equations from the chemistry portion. I hope this was helpful for you. इन equations की जरूर प्रैक्टिस कर लेना। इसके अलावा अगर कोई equation है तो वो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। These are the most important equations and you will definitely see at least 10 of them in your exam. Okay, so thank you so much. Let's see you on 19th of February now at 3 PM for the mega marathon session जिसमें हम competency focused questions भी करेंगे for all the chapters. Till then, take rest and please join the Telegram channel as well. Thank you. Bye bye.